प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है किरण प्रकाशी की। और किरण प्रकाशी का अपना आज का 5वां लेक्चर है जिसमें पढ़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, देखते हैं। तो आइए कि मान लो कि प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। माध्यम मतलब जैसे हवा से पानी में जा रही है, पानी से हवा में जा रही है, कांच से पानी में जा रही है, कांच से हवा में जा रही है, माध्यम हो गया। ठीक है। तो एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ये क्या होता है? सघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम। क्या होता है? विरल माध्यम। ठीक है। इसको बोलते हैं रेरर मीडियम, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा हो, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो सघन माध्यम, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। वैसे सघन माध्यम का मतलब यह है कि जहां मॉलिक्यूल्स अणु पास पास हो, ऐसा माध्यम जहां अणु क्या हो, पास पास हो। और विरल का मतलब जहां अणु मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो, उसको हम बोलते हैं विरल। जैसे हवा एक विरल माध्यम है और पानी एक सघन माध्यम है। किसके तुलना में? हवा पानी की तुलना में सघन माध्यम है। ठीक है। लेकिन बात की जैसे पानी है, पानी का वैसे जो अपवर्तनांक वो 4/3 होता है। और जैसे गिलास है कांच, उसका अपवर्तनांक 1.5 यानी जैसे 1.33। तो अगर यहाँ दोनों की बात करें पानी और कांच में, तो पानी विरल बन गया और कांच का बन गया सघन। तो तुलनात्मक कंपेरेटिव टर्म ऐसा जरूरी नहीं कि विरल विरल और सघन हम देखते हैं अपवर्तनांक। तो आप अभी इतना समझिए कि जहां अणु पास पास में हो वो सघन माध्यम है और जहां अणु दूर दूर हो वो विरल माध्यम है। बाकी इसको अपन अपवर्तनांक के आधार से देख सकते हैं। तो जब भी क्या होता है प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से हट जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में नहीं आया तो देखिए डायग्राम कि मान लेते हैं अपने पास कोई दो माध्यम है और एक प्रकाश किरण एक माध्यम से लेकर दूसरे माध्यम में जा रही है। तो डायग्राम देखिए, बनाना बाद में लिखा समझाऊंगा इस तरह कि मान लेते हैं अपने पास एक माध्यम ऊपर जो माध्यम है उसको मैं बोल रहा हूँ माध्यम एक। क्या बोल रहा हूँ? उसको मैं बोल रहा हूँ माध्यम मीडियम फर्स्ट, माध्यम एक है। और मान लेते हैं कि माध्यम एक विरल माध्यम है। विरल जैसे एग्जाम्पल अपन ले, जैसे हवा। ठीक है। और मान लेते हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक, वैसे इसको एटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटा में इसको एन बोल रहा हूँ। ठीक है। मान लेते इसका अपवर्तनांक n1 है। और कोई दूसरा माध्यम है जिसका जिसका आप मान लेते माध्यम दो। और मान लेते हैं माध्यम दो सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन। जैसे मैं ले लूं एग्जाम्पल पानी, तो पानी हवा की तुलना में सघन बन गया। और मान लेते इसका अपवर्तनांक n2 है। और यहाँ मान लेते कि जो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है वेग है वो v1 है और दूसरे माध्यम प्रकाश चाल v2। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बाकी इसके अलावा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहेगी। सबसे अधिक होती है निर्वात में, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बाकी इसके अलावा किसी माध्यम में चेंज होगी या हमेशा कम रहेगी। इस वेग में परिवर्तन के कारण ही जो प्रकाश की किरण का पथ है वो रास्ता थोड़ा चेंज हो जाता है, बैंड हो जाती है अपने मूल पथ से। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए ये दोनों माध्यम इसको बोलते हैं पर्थकारी पथ। क्या बोलते हैं? पर्थकारी पथ। मतलब क्या हुआ? जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है उस पथ को अपने बोल दिया पर्थकारी पथ। जैसे मान लो ये मेरी हथेली, ऊपर मान लो हवा और नीचे क्या है? पानी। तो मेरा जो हथेली वो क्या बन गया? पर्थकारी पथ हो गया, सेपरेटिंग मीडियम पर्थकारी पथ बन गया। तो मान लेते हैं यहाँ से किरण आ रही है जिसको मैंने नाम दिया आपतित किरण। उसका बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण मीन्स इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और इस पर्थकारी पथ पर बनाते हैं अभिलंब। क्या बनाते हैं? ये अपने खचा का नॉर्मल अभिलंब। मतलब क्या हो गया? ये कोण 90 डिग्री बनेगा अभिलंब वाली ओर। इसको बोलेंगे क्या अपन? इसको बोलेंगे अभिलंब। नॉर्मल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एन से दिखा दिया। ठीक है। अब होगा क्या? जैसे प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसके रास्ते में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे ना जाके इस डॉट डॉट ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, इस रास्ते को जाना था लेकिन गई कैसे? ऐसे गई। इसको हम नाम देंगे अपवर्तित किरण। किसको? इसको जो मैंने एरो दिखा रखा है इसको बोल देंगे अपवर्तित किरण। परावर्तित मतलब हो रहा है, परावर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तित किरण। और इस कोण को बोलते हैं आर यानी इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इस कोण को बोलते हैं आई यानी आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण। तो समझ में आया?
कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मूल पथ से विचलित हो जाती है या मूल पथ से थोड़ी सी डेविएट हट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये अपन ने कहाँ से कहाँ देखा? ये देखा विरल से सघन। अगर मान लो उल्टा हो, विरल से कहने क्या हो गया? प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। क्यों झुकी? क्योंकि विरल का वेग कुछ ज्यादा था, सघन में आने का वेग क्या होगा? कम हो गया। तो वेग कम हो गया तो अभिलंब को मुड़ गई, झुक गई। अगर मान लो वेग बढ़ जाए तो वो कब होगा? अगर सघन से विरल में आए तो इसका उल्टा देखें कि अगर मान लो ऊपर सघन माध्यम है, मान लेते हैं कि ऊपर कैसा माध्यम है? ऊपर मान लेते हैं सघन माध्यम है। जैसे वो डायग्राम बनाया, ये पटखाली स्पष्ट बनाया और यहाँ पे वही ये आपतित किरण। और इस बार मैंने माना कि जो ऊपर माध्यम एक है, ऊपर जो माध्यम एक है वो माध्यम सघन है। सघन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी और अपन हवा की बात करें तो हवा की तुलना में पानी सघन है। और मान लेते हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 और माध्यम का इस माध्यम 4 v1 मान लेते हैं। अब वो यहाँ पे क्या बनाया अपन ने? अभिलंब बनाया। अभिलंब बनाया, क्या बनाया यहाँ पे? अभिलंब। कहाँ से? इस पटकारी पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के 90 डिग्री पे पटकारी पृष्ठ पर लंबवत ये अपन ने अभिलंब खींच दिया। इस बार क्या हुआ कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो उसके वेग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, वेग बढ़ जाएगा। तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। आया समझ? इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे ना जाके अपने मूल पथ से विचलित होगी, यानी अभिलंब से दूर हटी। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ये बन गई आपकी अपवर्तित किरण। क्या बन गई? अपवर्तित किरण, ये वाली। और ये आपका बन गया आपतन कोण I, ये बन गया आपका अपवर्तन कोण R, और ये आपका ठीक है। और ये आपका क्या है? पटकारी पृष्ठ लिख देना। और यहाँ माध्यम 2, ये आपका माध्यम 2। और यहाँ पे इसको मैंने क्या माना है? इस बार माध्यम 2 को मैंने विरल, फॉर एग्जाम्पल हवा, और यहाँ अपवर्तन मानते हैं n2 और इसका वेग मान लेते हैं v2। ठीक है। अब बच्चों जो ये चीज है कि ये जो कोण है इसको बोलते हैं डेल, इसको बोलते हैं विचलन कोण। इसका बोलते हैं विचलन कोण डेल। तो देखिए पूरा कोण कितना होगा? ये कोण है ना, कौन सा? अपवर्तित किरण और मूल पथ का उसके बीच के कोण को बोलते हैं विचलन कोण डेल। देखिए पूरा कितना होगा? पूरा आई होगा, क्योंकि ये दोनों देखो ये और ये तीसरा में कोण है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, ये वाला आर है। तो डेल का मान कितना होगा? यानी विचलन कोण, इसको बोलते हैं विचलन कोण। तो डेल का मान यानी ये होगा कितना? मोड ऑफ आई माइनस आर। मोड क्यों लगाया? हो सकता है आई आर से बड़ा हो तो सही है, धनात्मक है, नहीं हो सकता आई आर से छोटा हो। जैसे यहाँ पे क्या है? ये तो आपका बन जाएगा आई, ये तो क्या बन जाएगा आपका आई, लेकिन यहाँ पे क्या है? आर माइनस आई। यहाँ पे क्या? आर माइनस आई। तो मैंने मोड इसलिए लगा दिया कि जो भी केवल इसका परिणाम लेना वो बराबर रहेगा। तो इसको बोलते हैं विचलन कोण आई। तो आपको क्या बात समझ आ गई कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का मुड़ना ही अपवर्तन है। अब देखिए मान लाइट कब नहीं मुड़ेगी? तो मान लेके बोलते हैं, मैं अभी समझा रहा हूँ प्रयोग से करूँगा कि मान लो लाइट माध्यम ऊपर एक है, वही ऊपर माध्यम एक है, और मान लो ऊपर मान लो विरल है, ये क्या? दोबारा देखिए, ऊपर माध्यम एक है और मान लो माध्यम एक कैसा है? सघन माध्यम है, और मान लेते हैं अपवर्तनांक n1 है, और नीचे मान लो विरल माध्यम है और मान लो इसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है। सघन का अपन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे चीज ये है कि सघन यानी n2 ग्रेटर देन n1। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना में ज्यादा होता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे n1 ग्रेटर देन n2। आया समझ में? तो आप तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ क्या? मान लो प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो गई 90 डिग्री पर, अभिलंबवत आपतित हुई, तो बताइए यहाँ पे क्या अपवर्तन होगा? यहाँ पे कोई अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि आपतन कोण क्या है? आपतन कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। अब यहाँ पे यही तो अभिलंब और यही आपतित किरण, तो आई कितना हो गया? 0। अगर आई 0 है तो अपवर्तन कोण में क्या बन जाएगा? 0। तो प्रकाश का इस टाइम कोई भी अपवर्तन नहीं। प्रकाश किरण अभिलंबवत 90 डिग्री पे आपतित हो रही है तो कोई अपवर्तन नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी। चाहे माध्यम अलग हो, चाहे माध्यम अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक केस यही हो सकता है कि मान लो यहाँ पे प्रकाश किरण आई, यहाँ पे प्रकाश किरण आई, ये अपन ने अभिलंब बनाया, और यहाँ प्रकाश किरण मान लो आपतन कोण आई या आपतित किरण, और मान लो ये सीधी निकल गई। क्यों गई? कि मान लो ऊपर माध्यम n1 है और नीचे माध्यम n2 का वो माध्यम है, इसको मान लो जो भी है, लेकिन n1 बराबर n2 हो गया। n1 बराबर n2, ऊपर और नीचे जो माध्यम है दोनों का अपवर्तनांक सेम है, दोनों का अपवर्तनांक सेम। माध्यम से तो अच्छी बात निकल जाएगी, लेकिन
दोनों माध्यम से अलग हो लेकिन दोनों का अपवर्तनांक क्या होगा, सेम, तो भी प्रकाश किरण के मान में कोई विचलन नहीं होगा, वो सीधी प्रकाश किरण के पथ में कोई विचलन नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी। आया समझ में? इसको पता ही नहीं चला कि माध्यम चेंज हो गया। n1 बराबर n2, तो ये दो केस है जब कोई अपवर्तन नहीं होगा, बाकी यहाँ अपवर्तन होगा। अब याद रखोगे ये कैसा, जब अभिलंब आप ही तोड़िए। दूसरा तो दोनों तरफ दोनों या तो ऊपर नीचे माध्यम सेम हो या फिर दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो, तब यहाँ पे कोई विचलन नहीं होगा। तो अपन परिभाषा लिखते हैं। अब आप बनाओगे डायग्राम, पहले परिभाषा लिखोगे और फिर डायग्राम आप बनाओगे। दो डायग्राम यहाँ से उठा रहा हूँ, आप बना लेना। आगे समझ में कि अभिलंबित आपसी होगे तो कोई अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी। और दूसरा केस जहाँ अगर दोनों तरफ माध्यम बराबर तो भी कोई अपवर्तन नहीं होगा, इसको पता ही नहीं चला कि माध्यम चेंज हो गया। अब लिखते हैं अपवर्तन की परिभाषा। लिखे तो क्या लिखोगे, पहले परिभाषा लिखोगे और फिर आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में बनाऊंगा मेरे हिसाब से, पहले आप परिभाषा लिखिए, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ लिखिए। क्या लिखिए, हेडिंग डालिए आपने अपवर्तन, परिभाषा में लिखिए कि जब प्रकाश किरण, लिखिए यहाँ से, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से, ऐसा लिखा हूं ना जिससे जगह मिल जाए वो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह लिखे साथ साथ करती है तो वह अपने मूल पथ से, अपने मूल मतलब ओरिजिनल पाथ से, मूल पथ से विचलित हो जाती है मतलब डेविएट हो गई, मुड़ गई, वो अपने मूल रास्ते भटक गई, कुछ ही बोल दीजिए, मूल पथ से विचलित हो जाती है प्रकाश की इसी घटना को, हो जाती है प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यह आपने लिख ली परिभाषा। ठीक है, परिभाषा मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, इसको हम मेरे साथ साथ आप, इसलिए तो मैंने लिखी है बोल के कि आप भी मेरे साथ साथ लिख लें। ठीक है, तो परिभाषा लिख ली। अब आगे लिखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये लाइन लिखिए, डायग्राम पहला बनाओगे। तो इसके बाद लिखोगे क्या, मैं परिभाषा में रखा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा कोई भी परिभाषा। अब देखिए आगे। ठीक है, परिभाषा लिख ली, आगे लाइन लिखिए एरो बना के, डायग्राम में मत बना रहा, कैसे लिखोगे। अब देखिए इसको लिखते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर आ गई, क्योंकि यहाँ इसका वेग ज्यादा था, यहाँ इसका वेग कम हो गया, लड़ भिड़ के चल रही है। जिस माध्यम में लाइट लड़ भिड़ के चलती है वो सघन होता है, ऐसे टकरा के जा रही है ऐसे। और दूसरा क्या है, विरल, उसमें लाइट धमाधम निकल गई, उसको बोलेंगे हम विरल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो आगे लिखिए, जब प्रकाश किरण, इसको बोल रहा हूँ, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, मुड़ जाती है, क्या उसकी ओर झुक जाती है। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद डायग्राम पहला बना लीजिए, जैसा मैंने यहाँ पे बना रखा, ऐसा कैसा डिटो बना लीजिए। पटकारी वक्त दोनों माध्यम को अलग कर रहा है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये लाइन लिखने के बाद या डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। उसका मैं लिखता हूँ दूसरी लाइन, तो हम लिख लीजिए लाइन, तो लाइन को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, पहला डायग्राम बना लीजिए, लाइन लिख के पहला डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ओके। दूसरी लाइन इसकी उल्टी है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से मतलब दूर हो जाएगी। तो लिखिए नेक्स्ट, जब डायग्राम बनाने वाले पहुंचे तो उसके बाद लिखना ना, ये पहला डायग्राम, जब, अब लिख रहा हूँ आगे वाला, जब प्रकाश किरण सघन सघन को बोलते एक्चुअली बोलते हैं प्रकाशीय सघन और प्रकाशीय विरल, इसको शॉर्ट में सघन और विरल बोलेंगे, इसका पूरा नाम है प्रकाशीय सघन और प्रकाशीय विरल। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है,
अभिलंब से, अभिलंब नॉर्मल, ये 90 डिग्री है अभिलंब, ये देखो ये एन, इसको बोलते हैं अपन एन, एन एस बोलते हैं, एन एन एस। तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसके बाद ये दूसरा डायग्राम बना लीजिए, उसका दूसरा डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए पॉजिटिव। उसके बाद आगे देखिए तीसरा केस, जब कोई अपवर्तन नहीं होगा, तो तीसरी लाइन में लिखा उसके बाद, ठीक है। यहाँ तक तीसरी लाइन देखिए क्या आएगी, जब प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो उसका कोई अपवर्तन नहीं होता। लिखेंगे आगे तीसरी लाइन, जब प्रकाश किरण पक्षकारी पृष्ठ पर, किस पर, पक्षकारी पृष्ठ मतलब जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है वो पृष्ठ। जब प्रकाश किरण पक्षकारी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, पक्षकारी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो वह सीधी नहीं, वह अपवर्तित नहीं होती, तो वह अपवर्तित नहीं होती। अपवर्तित नहीं होती मतलब उसमें कोई भी बेंडिंग, कोई भी घुमाव नहीं आएगा। अपवर्तित मतलब बैंड होना, लाइट का बैंड, एंड बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। देन लाइट का बैंड होना ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम की बात करें तो कि मान लो पटकारी पर्सन, ऊपर माध्यम कुछ और है, मान लो यहाँ माध्यम कुछ एक है, माध्यम एक, मीडियम फर्स्ट और यहाँ माध्यम दो। तो इस टाइम कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, लाइट जैसे आई थी वैसे ही आगे पास हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। इसका डायग्राम बना लीजिए। तीसरी बात, जब दोनों तरफ माध्यम सेम हो, अगर दोनों यानी वह दोनों माध्यम सेम हो तो भी प्रकाश का कोई अपवर्तन नहीं होता, इसका आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक ये था आपका अपवर्तन। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था और प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी पढ़े, सॉरी प्रकाश के परावर्तन नियम पढ़े थे, वैसे हमें क्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी है। तो डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद लिखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हो गया यहाँ तक, आगे देखिए इसको डायग्राम आते हैं, ठीक है। यहाँ तक विचलन कोण समझ आ गया। ये जो विचलन कोण इसको बोलते हैं विचलन कोण, कितना विचलित हुई इसको बोलेंगे विचलन कोण। होता है क्या, आई माइनस आर, यहाँ पे आई माइनस आर के यहाँ पे आर माइनस आई, यहाँ पे आर बढ़ा, ये पूरा कोण लिखता है आई बनेगा, फिर आर माइनस आई, इसमें यहाँ क्या लगा रहे हैं मॉड। मॉड मतलब सिंपल, जैसे माइनस, जैसे मैं निकालू दो का मान 2, लेकिन माइनस 2 कितना होगा, इसका मोड ले तो 2, आप समझते हो, मोड से बात पॉजिटिव हो जाती है। नहीं आया समझे, 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 5 माइनस 7 कितना होता है -2। अगर इसमें मोड ले लूँ ये भी कितना आएगा 2, मतलब बाहर प्लस। ठीक है, आगे लिखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम या अपवर्तन के नियम लिखिए। नेक्स्ट अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए पहला नियम वही है जो आपका वहां पढ़ा था आपने। यहाँ होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व पटकारी पृष्ठ पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। वहां क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में थे। यहाँ भी वही है, एक तरह से आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब पटकारी पृष्ठ है, कहाँ पे, जो दोनों माध्यम को अलग करा है उस पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। देखिए पहला नियम, नियम नंबर 1 क्या लिखोगे, आपतित किरण लिखिए साथ साथ, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण व पटकारी पृष्ठ पर, व पटकारी पृष्ठ पर अभिलंब, पटकारी पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे मान लो इधर देखिए, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब, तो एक ही तल। ऐसा नहीं कि आपतित किरण जो आपकी आपतित किरण ऐसे और अपवर्तित किरण से बाहर आ गई, ये हो गया तल, ये नया एक तल अलग हो गया। जैसे यहाँ पे तीनों किसमें बोर्ड के तल में इसमें। तो पहला नियम ये, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम ये होता है, समझिए कि जैसे अपने कुछ ट्राई किया, जैसे मान लो यहाँ पहला नियम लिखिए, इसको मैं यहाँ से ला रहा हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए कि मान लो अपने से ये माध्यम लिया, जैसे ये माध्यम यहाँ आपने देखा कि कोण I1 लिया
और फिर यहाँ पे मान लो ये आ रहा है R1, समझा वैसे। और मान लो यहाँ पे फिर अपने कोण को चेंज किया, मान लो I2 किया, और मान लो अपवर्तन कोण मान लो R2 आ गया। ऐसे चेंज करते गए तो हमने देखा कि I1 बराबर I2 है, नहीं पल्ले पड़ा। फिर देखा I1 बटा R1 बराबर I2 बटा R2, नहीं, ये भी नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या देखा, साइन एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि साइन I बटा साइन I1 बटा साइन R1 बराबर साइन I2 बटा साइन R2, ऐसे साइन I3, इन सब का अनुपात हमेशा बराबर आ रहा था। इन सब का अनुपात हमेशा क्या आ रहा था, बराबर। तो ये दूसरा नियम है कि अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या समझते हो, जो आपका साइन थीटा है उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं, ज्या थीटा। क्या बोलते हैं, ज्या थीटा। तो क्या बोला मैंने, अपवर्तन कोण I की ज्या, सॉरी गलत बोल दिया, आपतन कोण, क्या बोला, गलत बोल दिया, आपतन कोण I की ज्या वो अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। क्या बोला, लिखिए, देखिए लिखिए दूसरा नियम लिखिए, 2 नंबर सेकंड, 2 सेकंड, क्या आएगा, लिखिए, आपतन कोण I की ज्या मतलब साइन, लिखो ब्रैकेट में साइन थीटा, आपतन कोण I की ज्या वह अपवर्तन कोण, कौन सा है अपवर्तन कोण, R है। R क्या है, अपवर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण। आपतन कोण I की ज्या वह अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, हमेशा नियत रहता है या स्थिर रहता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे अपवर्तन का दूसरा नियम है, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और जो स्थिरांक R है उस स्थिरांक को बोलते हैं अपवर्तनांक। जो स्थिरांक है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। लिखे, और इसमें आगे इस स्थिरांक को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अभी अपवर्तनांक परिवर्तन लिखा दूंगा। जो यहाँ पे जो नियतांक आ रहा है कि साइन I बटा साइन R बराबर नियतांक, क्या साइन I बटा साइन R बराबर नियतांक होता है। ठीक है, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और जो स्थिरांक निकल के आ रहा है उस स्थिरांक को बोलते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला माध्यम वो जिससे लाइट आ रही है, दूसरा वो जिससे लाइट बैंड हो रही है। ठीक है, यहाँ तक ये आपका दूसरा नियम क्लियर। तो इसको मैं लिखता हूँ सर गणितीय रूप। अब डायग्राम बनाता हूँ, अब डायग्राम नहीं पड़ेगी। क्या लिखा मैंने कि आपतन कोण I की ज्या वो अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और जो स्थिरांक है उस स्थिरांक का नाम है अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं उसको, अपवर्तनांक। तो क्या लिखा मैंने कि साइन I, इसके बाद साइन I अर्थात साइन I बटा साइन R बराबर क्या, स्थिरांक, बराबर क्या, स्थिरांक बोल दो, नियतांक बोल दो, कांस्टेंट बोल दो, सबका मतलब एक ही। और स्थिरांक को बोलते हैं क्या, अपवर्तनांक। साइन I बटा साइन R को दिखाते हैं जैसे n21 का मतलब ये है माध्यम, n21 का ये हो गया आपका स्नेल का नियम। n21 का मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे लिखते हैं कैसा, साइन I बटा साइन R बराबर नीटा 2 अपॉन नीटा 1, ईटा 2 अपॉन ईटा 1। मैं इसको n बोल रहा हूँ, समझिए। इसका लिखते हैं, देखो नीटा 2 लिखते हैं नीटा n2 अपॉन n1, तो लिखते हैं n2 अपॉन n1। जैसे मान लो आपको लिखना है n3, बोलिए क्या होगा, n3 अपॉन n4। जैसे आपको लिखना है ngw, तो ये क्या है ng अपॉन nw। क्या पहले पढ़ रही है बात, जो पहले है वो ऊपर और बाद में वो नीचे। जैसे मेरे को लिखना है n12, तो ये आएगा n1 अपॉन n2, जो पहले वो ऊपर और बाद में वो नीचे। इसको एक तो ऐसे लिखते हैं। दूसरे का लिखना तरीका ये, इसको लिखते हैं 1 and 2, ये भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो पहले है वो ऊपर और बाद में वो नीचे। तो यहाँ पे क्या है n2 अपॉन n1, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा इसको मल्टीप्लाई करके अपन n1 साइन R बराबर n1 साइन I, इसको क्या किया
क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा कीजिए और इसको इससे कीजिए। n1 sin i बराबर n2 sin r, ये इसका मोड जनरलाइज रूप है, जो आपको समझ आ रहा होगा। कैसे आया समझ, ये बात समझ आ गई। पहले बात तो ये η21 को अपन ने क्या लिखा, η21 यानी n21 को आप लिख सकते हो n2 अपॉन n1, n12 का आप लिख सकते हो n1 अपॉन n2। तो यहाँ आपने देखा n21 बराबर 1 अपॉन n2, दोनों एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अब देखिए यहाँ पे ये आपतन कोण क्या था I, ये क्या था अपवर्तन कोण R, ऊपर का अपवर्तनांक n1, नीचे का अपवर्तनांक n2। देखिए ऊपर का अपवर्तनांक इनटू ऊपर का साइन बराबर नीचे का अपवर्तनांक इनटू नीचे का साइन। तो आप कैसे आप कर लीजिए साइन के नियम को, ऊपर का अपवर्तनांक इनटू ऊपर का साइन बराबर नीचे का अपवर्तनांक इनटू नीचे का साइन। तो ये आपका स्नेल का नियम हो गया, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसको आप याद रखिए, स्नेल का नियम बार बार काम में आएगा। मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करूँ तो आपको बढ़ा दीजिएगा। यहाँ से क्लियर है, तो आगे देखिए ये आपके अपवर्तन के नियम हो गए। अब यहाँ से एक चीज और देख बता दें अपन कि मान लो देखिए यदि n21 का मान 1 से ज्यादा हो, मतलब क्या हो गया n2 बटा n1 ग्रेटर देन 1 हो, मतलब क्या हो यहाँ से n2 बटा n1 क्या है साइन i बटा साइन r ग्रेटर देन 1 हो गया। यानी क्या हो गया साइन i ग्रेटर देन साइन r हो गया, मतलब i ग्रेटर देन r हो गया। तो n21 का मान क्या हो गया कि n2 का मान n1 की तुलना में ज्यादा है, n2 का मान n1 की तुलना में ज्यादा है, मतलब जो माध्यम दो वो सघन और माध्यम एक क्या है विरल है। तो देखो आपतन कोण ज्यादा है जबकि अपवर्तन कोण का मान कम है, क्यों विलंब की ओर झुक गया। उल्टी बात करें कि मान लो n21 लेस देन 1 है, तो n21 में क्या हो गया n2 बटा n1 लेस देन 1 हुआ। n2 अपॉन n1 क्या है साइन बाई साइन आर, साइन i बटा साइन r लेस देन 1 हो गया। तो यहाँ से साइन i लेस देन साइन r हो गया। तो i लेस देन r, i लेस देन r मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि n2 जो है वो विरल माध्यम है और n1 सघन माध्यम है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, सघन का ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो गया अपवर्तन कोण ज्यादा होगा जबकि आपतन कोण कम होगा, क्योंकि विरल हो गया, विलंब से दूर हो जाएगी किरण जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर ऐसा हो तो आप ऐसा अपवर्तनांक से चेक कर सकते हो, आपको लिखना अभी तक यही तक। ठीक है, तो ये आपको मैंने स्नेल का नियम ढंग से क्लियर कर दिया। स्नेल का नियम लिखिए आता है तो अपवर्तन का दूसरा नियम वही आपको लिखना है। ठीक है, आगे लिखिए अपवर्तनांक की परिभाषा। अपवर्तनांक की परिभाषा समझा दिया मैंने आपको, कैसे क्या लिखा है। आपको η21 का मतलब इसका मतलब है n1 अपॉन n2, जबकि n21 का मतलब है n2 अपॉन n1, जो पहले वो ऊपर बाद में वो नीचे। आगे लिखिए अपवर्तनांक की परिभाषा, क्या होता है अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए आगे तो हैंड डाल लीजिए आगे अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हेडिंग अपवर्तनांक, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI। तो ये क्या होता है, देखिए ये होता है एटा इक्वल टू सी बाई बी। क्या होता है सी बाई बी, सी जाना पड़ेगा सिंबल है, जहां भी आप प्रकाश पढ़ोगे वहां सी का मतलब प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कहाँ, निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखो सी प्रकाश का निर्वात में वेग, वी प्रकाश का माध्यम में वेग। तो परिभाषा क्या बनी, प्रकाश के निर्वात में वेग वो प्रकाश के माध्यम में वेग के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, परिभाषा अपने आप खुद लिख लोगे। क्या कि प्रकाश के निर्वात में वेग तो प्रकाश के माध्यम में वेग के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो लिखिए परिभाषा, फॉर्मूला बाद लिखना, लिखो परिभाषा। प्रकाश के, लिखिए साथ साथ, प्रकाश के निर्वात में वेग, निर्वात मतलब जहां कोई पार्टिकल्स नहीं हो, एब्सेंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रकाश के निर्वात में वेग, निर्वात मतलब जैसे हवा, हवा को निर्वात मानते हैं, है नहीं वैसे मान लेते हैं। प्रकाश के निर्वात में वेग वह प्रकाश का निर्वात में वेग व प्रकाश का क्या ही कर दो, प्रकाश के निर्वात में वेग व प्रकाश के
माध्यम में वेग, प्रकाश के माध्यम में वेग के अनुपात को, माध्यम में वेग के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्या बन जाएगा देखिए, ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी, ईटा इज इक्वल टू सी बाई, ये बोल गया लिखोगे, अर्थात ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी, इसको मैं सिंपल एन बोल रहा हूँ, एन बराबर सी बाई वी। यहाँ पे आप समझिए, ईटा इज तो सी बाई वी, ठीक है। ये हो गया आपकी परिभाषा। ये मैं बात करूँ अपवर्तनांक का मात्रक, तो कोई मात्रक नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर भी क्या है वेग मीटर पर सेकंड, नीचे भी क्या है वेग मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखो, ठीक है। यहाँ पे अपवर्तनांक बराबर, तो मैं और समझने में समझ, अपवर्तनांक बराबर क्या लिखा, प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का माध्यम में वेग, प्रकाश का माध्यम में वेग। अपना जैसे दिखाते हैं ईटा से सी बाई वी, समझ गए? ईटा इक्वल टू सी बाई वी, सी मतलब प्रकाश का निर्वात में वेग और वी मतलब प्रकाश का माध्यम में वेग। तो सी का मान आपको याद रखना कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का निर्वात वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और सर्वाधिक निर्वात में होता है, बाकी किसी भी माध्यम में हमेशा कम होगा। प्रकाश का सर्वाधिक है निर्वात में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे अब देखिए मैं ऐसा लिखूं, हाँ, अपवर्तनांक का मात्रक, अपवर्तनांक का मात्रक, तो बताइए कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी क्या है वेग, नीचे भी क्या है वेग, तो समान राशियों का अनुपात, तो मात्रक क्या होगा, कैंसिल। तो अपवर्तनांक एक विमाहीन और अदिश राशि, एक विमाहीन और अदिश राशि, लिख लीजिए। देखो आगे अपवर्तनांक पूछ सकते वायरल कई बार, अपवर्तनांक एक मात्रकहीन विमाहीन अदिश, एक मात्रकहीन विमाहीन अदिश राशि, कैसी अदिश और है, सदिश नहीं है, अदिश राशि है, मात्रकहीन विमाहीन अदिश राशि है। अब देखिए आगे, अगर मेरे को मान लो इसे माध्यम में वेग, जैसे मेरे को लिखना है ईटा1, तो ईटा1 क्या आएगा, सी बटा वी में, सी तो चेंज होगा ही नहीं ना, सी तो फिक्स है निर्वात में। ईटा1 क्या हो गया, माध्यम एक का अपवर्तनांक, अगर मान लो माध्यम एक में वेग v1 है, तो यहाँ पे ईटा1 आ जाएगा, और ईटा2 क्या बन जाएगा, ईटा2 c/v2, समझ गया है कि फॉर्मूला बनाने वाला काम, फॉर्मूला क्या बनाएंगे, ईटा2/ईटा1 बराबर आएगा v1/v2 बराबर आएगा λ1/λ2, फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे तो समझ गए। अब क्या करें, अपन निकालते हैं यहाँ से ईटा2/ईटा1 निकाले, क्या निकाले, इसका देखिए ईटा2 यानी ईटा n2, मैं n2 बोलता हूँ, n2/n1 निकालने, क्या आएगा, c/v2, c/v2 बटे में c/v1, तो सीधे सी गया, ये क्या बन जाएगा, ईटा2 या n2/n1 बराबर v1/v2। क्या बात समझ आई, सीधे तो कट गया। अब ये देखो 1/v2/1/v1, तो 1/v2 भिन्न बटा भिन्न, ये उल्ट क्या हो गया, मल्टीप्लाई, समझ गया, ठीक है। तो ये हो गया। एक फॉर्मूला आप और जानते हो, प्रकाश के वेग, प्रकाश की आवर्ती, सॉरी तरंग के वेग, तरंग की आवर्ती और तरंग की तरंग दैर्ध्य, और प्रकाश भी अपनी एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो देखिए आप क्या जानते हो, आगे देखिए v बराबर f लेमड़ा, पढ़ाते रहूँ क्लास में। यहाँ पे v क्या है, तरंग का वेग, f क्या है, प्रकाश तरंग की आवर्ती, लेमड़ा क्या, तरंग की तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य क्या होती है ना, आपको लेक्चर फर्स्ट में बता दिया था। अब देखिए आपको लिखना है v1, तो v1 क्या आएगा, v1 आएगा f λ1, और v2 क्या आएगा f λ2। अब आप बोल सकते हो इसको ये क्यों नहीं लिखा आपने, f1 λ1 और f2 λ2। तो याद कर लीजिए प्रकाश की जो आवृत्ति है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, जहां से, या किसी भी तरंग की जो आवृत्ति है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, जबकि लैम्बडा तरंग दैर्ध्य और वेग माध्यम पर निर्भर करता है, आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती। वो सोर्स, जैसे मान लो सूर्य से लाइट आ रही है, तो सूर्य सोर्स हो जाए, वो जहां से लाइट निकल रही है वो सोर्स पे डिपेंड करेगी। तो आप लिख लीजिए इसके लिए क्या, लाइन लिखिए कि प्रकाश की आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती, प्रकाश की आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, माध्यम पर निर्भर
नहीं करती है, वह स्रोत पर, माध्यम पर डिपेंड करती है, वो स्रोत पे डिपेंड करती है, ठीक है। जबकि जबकि प्रकाश का वेग वह तरंग दैर्ध्य, जबकि प्रकाश का वेग वह तरंग दैर्ध्य किसकी, प्रकाश की कहां से कहां तक होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, मोटा मोटा ना। जबकि प्रकाश का वेग वह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य माध्यम पर निर्भर करती है, तरंग दैर्ध्य माध्यम पर निर्भर करती है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए और मैं ऊपर वाला डालूं, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखा तो इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, समझ में आपको आ रहा होगा मैं लिखा हूँ इसी तरह से। देखिए तो क्या लिखेंगे अपन इसके बाद, इसके बाद लिखने वाले क्या लिखा आपने, इसके बाद ये, इसके बाद ये, के बाद ये, के बाद यहाँ जाइए, इसके देखो इसके बाद ये था, के बाद ये, के बाद ये। अब तो देखिए, तो मेरे को माध्यम एक में वेग लिखना है, जैसे माध्यम एक में वेग यानी v1 बराबर क्या जाएगा, एफ लैम्बडा वन, एफ चेंज नहीं होगा, और v2 माध्यम दो लिख देना, माध्यम एक में वेग v1 बराबर एफ लैम्बडा वन, माध्यम दो में वेग v2 बराबर एफ लैम्बडा टू, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं v1 अपॉन v2 निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, एफ लैम्बडा वन अपॉन एफ लैम्बडा टू। आप इसको समीकरण नंबर एक बोल दीजिए, समीकरण नंबर एक, और यहाँ से एफ से कैंसिल, तो v1 अपॉन v2 बराबर क्या बनेगा, लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू, v1 अपॉन v2 बराबर लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू। समीकरण दो बोल दीजिए, और समीकरण एक और दो को साथ लिख दे अपन, तो v1 अपॉन n2 अपॉन n1 बराबर v1 अपॉन v2, और खुद v1 अपॉन v2 किसके बराबर है, लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू, जहाँ पे लैम्बडा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, लैम्बडा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो समीकरण एक में दो से लिख दो, लिख दोगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक व समीकरण दो से क्या आएगा, ये आएगा अपने पास ईटा टू यानी n2 अपॉन n1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि प्रकाश का जो वेग है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए दो के साथ क्या है, एक के साथ क्या है, दो, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वहां वेग क्या रहेगा, कम, और जहां अपवर्तनांक कम रहेगा वहां वेग क्या रहेगा, ज्यादा, जो कि तरंग दैर्ध्य समान। और सेम तरंग दैर्ध्य का उल्टा है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा उसमें तरंग दैर्ध्य कम रहेगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम मतलब ज्यादा है तो कम, और कम है तो ज्यादा, उल्टा है, टू के साथ वन और वन के साथ टू है, जो कि वेग समानुपाती है, v समानुपाती लैम्बडा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आते आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, तो ये आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ तक आपका हो गया पूरा, प्रकाश निर्वात में सवाल होता है, बता दिया आपको सारी बातें सब कुछ। तो आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, ठीक है। यहाँ तक अब एक छोटे छोटे इसके एप्लीकेशन को करवाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। तो देखिए आगे यहाँ तो पहले कितना हो गया, 38 मिनट। तो कहते हैं क्या दिक्कत है इसमें, कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, लिखिए आगे इसको डालने आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, लिख लो, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन संबंधित घटनाएं। इसको अगले लेक्चर में बेटर रहेगा, अभी देखो थोड़ा डेरिवेशन इसमें करवाना पड़ेगा, बुक में डेरिवेशन नहीं लिया, मैं आपको इसका डेरिवेशन कराऊंगा। प्रकाश के अपवर्तन संबंधित घटनाएं, मतलब इसको ऐसा करते हैं, तारों का टिमटिमाना क्यों टिमटिमाते हैं, ये सारी बातें बतानी है, और कांच की पट्टिका से अपवर्तन, तो ऐसा करते इसको अगले लेक्चर में करते हैं। अभी यहाँ 38 मिनट हो गया, और इसमें कम से कम 40 मिनट और लग जाएगी, मैं समझाऊंगा आपको, जैसे कांच की पट्टिका से अपवर्तन कैसा उसमें डेरिवेशन कराऊंगा आपको, कि जो आपतन कोण आई वो एक के बराबर होता है, मतलब निर्गत कोण ऐसा आएगा, ठीक है, कराएंगे भी। और जैसे आपका जैसे किसी द्रव के पेंडे का ऊपर जैसे सिक्का रखा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो जो n2 मान इसका बना n2, इसका बना n1, तो n2/n1 ये आता है d/d डैश, ऐसा है, ठीक है। तो ये सारे डेरिवेशन बुक में नहीं, लेकिन मैं कराऊंगा,
तो कम से कम हम लोग 30 से 35 मिनट और लग जाएगी, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 40 मिनट का बहुत है। ठीक है, अगले लेक्चर में करवाते हैं, इसके 10 बाद में वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।